अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज वीकेंड था लेकिन इसके बावजूद अडयाला जेल के दरवाजे एक बार फिर खुले हैं और सलमान अकरम राजा की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द इमरान खान से मिला है और बड़ी अहम फैसले हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को KP का सदारत के ओहदे से हटाया गया है, चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे। जुनेद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे गुज़श्ता रोज़, उनको खैबर पख्तूनख्वा PTI का सदर बनाया गया है। पंजाब के अंदर भी अहम तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। आलिया हमज़ा को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसके साथ साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर इसमें यह भी हदायत की गई है कि मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अशरकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी को भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाया जाए और मुज़ाकरात में उनको शामिल किया जाए। ये मामलात कितने मुफीद हो सकेंगे पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर के ऊपर, पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब माहौल एक बार फिर बना है। और ये माहौल तौहीन अदालत का केस था, मामला था, और उसमें बेंच बनते गए, टूटते गए, और फिर अब बात यहाँ तक आ गई कि 6 रुकनी जो बेंच बना वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की गैर रस्मी इजलास और उसके नतीजे में, और व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से मैसेज एक्सचेंज हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त जो है वो सामने आया है, तो ये क्या नया रुख इख्तियार होगा और 26वीं आईनी तरमीम और ये बेंचेस की तश्कील और टूटना, बिखरना, बनना, ये किस तरह मामलात को लेके जाएंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब होंगे, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका भी। हुमायूं साहब ज़रा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कभी तो ऐसा होता है कि जो अदालतों ने दिन मुतय्यन किए होते हैं, वक्त मुतय्यन किया होता है, उस दिन भी अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलते, और कभी ये होता है कि इतवार को छुट्टी के दिन, कभी हफ्ते को छुट्टी के दिन, कभी रात को, कभी अलग सुबह दरवाजे भी खुल जाते हैं, मामलात भी कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई मुस्बत पेशरफ्त देख रहे हैं आप? तब्दीलियाँ भी हुई हैं, कुछ सियासी इंतज़ामी तब्दीलियाँ PTI के अंदर भी की गई हैं, ये मुज़ाकरात के अमल में भी 3 सीनियर सियासी रहनुमाओं को भी शमूलियत की बात की गई है, तो इससे कोई पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि जब जो टाइम कहा जाता है या जिस तरीके से जब हुकूमत कहती है कि इनको इस तरीके से देते रहना पड़ेगा आपको एक्सेस टू इमरान खान, और फिर एक्सेस नहीं मिलता, और फिर जब वीकेंड आता है चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो उसको मिल जाता है, तो उससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि कम से कम हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय बातें करने के, और कुछ नहीं है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है कि क्या इस तरह हो सकता है कि ये मुस्बत चीज़ें, मेरे ख्याल में देखिए, अगर ये एक्सेस दे रहे इमरान खान के, और इसको उनको डेली के लिहाज से एक्सेस मिलना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको हम उस लिहाज से साथ साथ एड्रेस करते जाए। इमरान खान के बगैर ट्रस्ट में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अब उससे हो क्या रहा है? अब उससे ये हो रहा है कि आपकी जो डिस्कशंस हो रही हैं वो ब्रॉड बेस होती जा रही है। ये जितना ब्रॉड बेस होता जाएगा, जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स बीच में आते जाएंगे, उतना एक बेहतर निजाम एंड में निकलेगा। अगर सिर्फ एक इदारा या एक पार्टी या एक वो चीज सारी चीजें डिसाइड कर रही होती है तो वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में इसका एंडिंग होना ये चाहिए कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 26वीं तरामीम को ख़त्म करना चाहिए। इसने पाकिस्तान के एक जो इम्पोर्टेंट सतून है जो कि जुडिशरी है, उसको इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें अगर हम आर्मी में 2 आर्मी चीफ लगा लें, या आर्मी चीफ के अंडर किसी और बंदे को ऐसा कर ले कि जो के पास डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल या कोर्ट का मसला हम सेकंड पार्ट में ना रख लें। अभी हम जरा मुज़ाकरात के ऊपर जो मैं वैसे नहीं, मैं बता रहा हूं ना, देखिए मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात किस लिए होने चाहिए? मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं ना। पाकिस्तान के जो बड़े मसले हैं उनमें से जुडिशरी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी और तो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे जुडिशरी ही को ठीक करना चाहिए, जुडिशरी ठीक हो गई सारे मसले ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
जब आपके और मेरे दरमियान में कोई लड़ाई होती है, मेरे और हारून साहब की पार्टी के दरमियान में, या ताहिर साहब के दरमियान में, पार्टी के दरमियान में, या किसी चीज के, हम कहाँ जाते? कोर्ट जाते, अदलिया में जाते हैं। अब जब अदलिया जो है ना, जब वहां पे प्रॉब्लम है, या वहां पे लोग इंसाफ के बिना पे, चाहे वो मेरे हक में ना दे, पर इंसाफ से फैसला दे। देखिए, मैं शोर मचाऊंगा अपनी जगह पे कि यार ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन अगर इंसाफ का फैसला होगा, मुझे भी पता होगा कि ये इंसाफ का फैसला होगा। शोर अपनी जगह है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फैसले इंसाफ के होने चाहिए, ठीक है, और नजर भी आने चाहिए, और जल्दी भी होने चाहिए। ये सारी चीजें इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, मेरे ख्याल में आप ये समझे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। रजा साहब, ये मामलात जो है कि इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अगर ये मुज़ाकराती कमेटी को मुझसे मुलाकात करने दें तो हो सकता है कि मामलात ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएं, ये रुकावटें पैदा करते हैं। आज सैटरडे को मुलाकात हुई है, कुछ एतराज़ होता था जी अली अमीन गंडापुर हुकूमत लेके आ जाते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, हुकूमत नहीं करते, तो वो मामला भी अब हो गया, अलग हो गया कि वो अपनी हुकूमत संभालें और सियासत जुनैद अकबर या असद कैसर करेंगे। और तीसरा मामला जो है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई कि इनको भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं। वो जो इंक्लूसिव, आपको याद होगा पहले भी हम बात करते थे कि क्यों नहीं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो तमाम स्टेक होल्डर जिनके कहीं ना कहीं, चलो नेशनल लेवल की भी नहीं, सूबों के अंदर भी अगर उनकी सुनी जाती है और उनका असर रसूख है, वोट बैंक है, तो उनको भी इसमें ज़रूर आना चाहिए ताकि एक भरपूर किस्म की आवाज़ हो और एक ऐसा रिजल्ट निकले जो हर किसी को काबिल कबूल हो। तो ये आप समझ रहे हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें, जो खदशात पैदा हुए थे एक दो दिनों में कि शायद मामला डीरेल हो रहे हैं, अब बेहतर हो जाएंगे? थैंक यू खालिद भाई। मैं समझता हूँ कि ठीक है, जब मुज़ाकरात इतने हाई लेवल के हों और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो रहे हों जिससे पहले भरपूर एजिटेशन हुई हो, भरपूर पोलराइजेशन हो और बात करने और शक्ल देखने तक की रवादारी ना हो, तो ऐसे में जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ये उसकी थोड़ी बहुत ये होता है, कभी कभी नाराजगी हो जाती है, मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं, फिर शुरू होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है जो बानी पीटीआई ने की है कि उन्होंने एक विल का दोबारा इजहार किया है। उनकी ख्वाहिश मुज़ाकरात हुए थे, अब वो एक नई फॉर्मेशन चाहते हैं, इंक्लूसिविटी चाहते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टीज को भी लाया जाए। तो एक अच्छी बात है, एक ब्रॉड बेस्ड मुज़ाकरात हो। और याद है आपको, आप सही हमारे जब हम पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे तो हमारा यही कहना था कि पार्टी स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक इश्यूज पे बैठ कर इतना बड़ा फोरम बात करे तो वो कोई मुनासिब नहीं लगता। कौमी इश्यूज हैं, जमहूरियत का इशू है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन है, चार्टर टू मेक श्योर द नेक्स्ट इलेक्शन इज फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, जो जो लिखा हुआ आर्टिकल आइन के अंदर उस हवाले से हो। तो अगर इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा तो बहुत अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान विल बी अ क्वालिटी एडिशन। मैं समझता हूँ कि उनकी जो दस्तरस है आइन के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, जो उनका वक्त गुजरा है, तजर्बा है, जो काबिलियत है, जो अहलियत है, वो एक बहुत बड़ा क्वालिटी एडिशन होगा इस मुज़ाकरात में। लेकिन वो किस तरफ से आके बैठेंगे ये देखना जरूरी है। क्या वो एज ए मीडिएटर बैठेंगे, एज एन ऑब्जर्वर बैठेंगे, तो या वो इनकी मुज़ाकराती टीम को लीड करेंगे, क्योंकि उनका कद काट तो लीड करने वाला है, उनको लीड करना चाहिए। चकदई साहब का नाम ठीक है, शाहिद अब्बासी साहब, मैं समझता हूँ और भी इस तरह के, सिर्फ इन तीन पे नहीं, मुल्क में और भी बहुत से लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। जमात इस्लामी है इसमें, और कई जमातें हैं, जीडीए है, इसी तरह पंजाब के अंदर भी है। एक बात का ख्याल रखें, एक बात का ख्याल रखें, और वो बहुत जरूरी होता है कि किसी भी बाज़ औक़ात जब कमेटी खेल रहे हों और मुज़ाकरात हो रहे हो तो बहुत बड़ी गैदरिंग से जो है ना वो बलवे का अंदेशा होता है। वो एक कमेटी, वो जो एक कमेटी डालती है ना मोहल्ले में ख्वातीन, वो उस किस्म की कमेटियां भी बन जाती हैं कभी कभी। होता है खालिद भाई, बेसिकली होता है कि जब आप बहुत सारे लोग डालते हैं तो बहुत सारे, अब उनके अपने अपने मुतालबात भी होंगे ना, अपना अपना नुक्ता नजर भी होगा, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाएगा जो कम अज कम 31 जनवरी तक तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक दो इश्यूज को ले लेते हैं नेशनल लेवल की वजह, ये एक दो कर लें, बाकी बाद में होते रहेंगे, तो मेरे ख्याल वो डिपेंड करता है खालिद भाई। अभी तो ख्वाहिश का इज़हार किया है ना, फजल रहमान साहब क्या बात करते हैं, चकदई साहब क्या चीज टेबल पर लेकर आते हैं, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एक दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, जो हमारे हुमायूं साहब ने भी की, मैं एग्री करता हूँ, फैसले इंसाफ के लिए होने चाहिए, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होने चाहिए। जब तहरीक इंसाफ के लिए फैसले होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। सही है, इंसाफ के लिए हो तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, कुछ भी कर लें आप, जो आपकी मर्जी आप कर लें,
एजिटेशन कर लें। हुमायूं भाई, ये फैसले मुल्की सियासत के बेहतर ही है आपके लिए कि आप टेबल पर बैठकर करें। बड़ी अच्छी टीम बन गई है, इस टीम को चाहिए कि संजीदगी का मुजाहरा करें। ये रोज रोज इसमें ब्रेक डालना, इसके अंदर सेकंड गियर से इसको फर्स्ट गियर में डाल देना, हैंड ब्रेक खींच लेना, इस तरह गाड़ी आगे नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। गाड़ी जरा आगे चलेगी जब दोनों खलील जो तायर passenger साहब, सीट पे बैठा खलील और तायर driver, साहब, दोनों की ये ख्वाहिश हो। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो हुमायूं मोहम्मद साहब की इसमें वज़न है बात में कि ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये दरवाजे की चाबी जो है कि वो पता नहीं किसके पास है, किसी अजनबी के पास है या नज़र ना आने वाले के पास है, कि आपकी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश होती है कि मुलाकात हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, लेकिन वो मामलात नहीं चल पाते। और कभी खालिद भाई सॉरी, एक बात अगर आप इजाजत दें, जी 1 मिनट। खालिद भाई, ये सब कुछ होगा, हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुज़ाकरात करें, सारे फैक्टर्स दिमाग में रख के बैठे होंगे ना टेबल में। एकदम से आप जापान के शायद टोक्यो चले गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, स्वीडन जाके बैठ गए थे। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये अलाइव हैं, ठीक है, सामने रखते हो। और एक बात और, ये जो हम बात करते हैं ये टेक्निकली दुरुस्त बात नहीं, हुमायूं साहब से बड़े एहतराम के साथ, कि 26वीं आईनी दिनों खत्म कर दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम ये आते हैं सर रजा भाई, ये दूसरे हिस्से में इस पे बात करते हैं। मैंने सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, 27वीं आ सकती है, 26वीं तो हो चुकी है, तो पास क्लोज। ठीक है, 27वीं ले। ठीक है खलील साहब, ये क्यों नहीं ऐसा होता कि सिविल हुकूमतें असर्ट कर लें? अभी देखें कि यूसुफजई गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, वो बार बार ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उन पर अमल नहीं हो सकता। तो ये तो सियासी हुकूमतें ही अगर पार्लिमान और सेनेट और कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के प्रोडक्शन ऑर्डर की अगर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे, तो फिर तो हम जैसे लोग तो तनकीद करेंगे आपके ऊपर। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मेरी एक बात तो दुरुस्त साबित हुई। कल मैंने सेनेटर हुमायूं साहब के साथ था एक और निजी टीवी पे, तो मैंने कहा था कि ये दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। अब भी ये जो ख्वाहिश का इज़हार करें, हम तो इनसे बड़ी देर से कह रहे थे, लेकिन ये उस वक्त पहाड़ पे चढ़े हुए थे। जब तक 26 नवंबर का वाला मसला नहीं हुआ और जनरल फैज़ अंदर नहीं हुआ, तब फिर इनको थोड़ा सा समझ लगी कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता। और अभी मैं कहता हूँ कि ये मसला मुज़ाकरात से ही हल होना है। जिस तरह अपना मेरे भाई कह रहे थे रज़ा हारून साहब, वो मेरा फ़िक्रा मैंने बोलना था, वो जल्दी में बोल के बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। इसी तरह सेंटर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो अपना नाकाबिल यकीन होना, इस फ़ज़ा को ख़त्म करें। आपका चाहिए था पहले ही कि 28 तक वेट करते, उसके बाद आप जल्दी में फ़ैसला कर लेते हैं, जल्दी में मुज़ाकरात कर लेते हैं, जल्दी में कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। इस तरह से ये काम चलेगा नहीं। और दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं कि फ़लाँ को खान साहब ने कहा शामिल करें, आप ये भी हमें लिख के दें। ठीक है, कल कमेटी अगर आप बैठते हैं 28 को तो बैठे, आप अपनी कमेटी को करें ना कि जाकर ये बात वहाँ पे करें। टेलीविजन शोज़ पे तो हम कर लेते हैं बात, लेकिन बात ये जहाँ करनी है वो मुज़ाकराती अमल की जहाँ पे चल रहा है, जहाँ जिसका आपने बाइकआउट कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि हमने इनकार कर दिया कि हम 28 को नहीं बैठेंगे, तो उनसे कहिए अपना ये ऐलान वापस लें और वहाँ पे जाके बात करें, ताकि आपको वहाँ से जो सारी पार्टीज़ बैठी हुई हैं इकट्ठी, हमारे अलाइज भी साथ हैं, MKM साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, सारे हैं, तो आपको फिर बेहतर और प्रॉपर जो इसका है जवाब दिए। लेकिन एक बात दुरुस्त है, मुझे अच्छी बात लगी, अच्छी रवायत है कि होंगे मुज़ाकरात ही, और जब तक मुज़ाकरात नहीं होते किसी भी काम के लिए जिनसे आप करना चाहते हैं, उनसे आपके मुज़ाकरात हुमायूं साहब नहीं होने। आप बड़े काबिल एहतराम हैं, आपका 50% काम हो गया, आप मानते हैं, वो नहीं मानते। जिनको आप यजीद कहते थे, काफिर कहते थे, डर्टी हैरी कहते थे, जो आपको यहाँ तक लाए थे, और फिर रात को आप उनको एक्सटेंशन देते थे कि हम आपको ताहियात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। वो ताहिर साहब, वो चीज़ें और बहुत दूर तक चली जाएंगी। ये बताएं कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम जारी रख लेंगे, लेकिन कमेटी को मिलने ही नहीं देते, और जिसने किसी और ने मिलवाना होता है वो हफ्ता इतवार को भी आ जाते हैं मिलवाने के लिए। आपके दायरे कार में वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, ना आप दरवाजे खुलवा सकते हैं, ना प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल करवा सकते हैं। तो अगर हमारे दायरा इख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर हमारे साथ बैठने क्यों चाहते हैं? फिर पहले 3 राउंड क्यों किए इन्होंने? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर छोड़े हमें, अभी अपनी फिर मर्जी करें। और दूसरा ये जो इमरान खान साहब कहते थे बानी PTI कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो ये इक्वलिटी है कि वो उसको जब चाहे, इनको मतलब अनोखा काम है कि जब चाहे इनको मिला दे, तमाम सहूलियात भी दे और जॉगिंग ट्रैक भी दे, सब कुछ हो। बाकी कैदियों के पास ऐसा क्यों नहीं है? क्या हम सिंगल आउट नहीं कर रहे इस बात को? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड? तो ये बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मुल्की के वसी तर मफाद की खातर जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, और आइन के 1973 के आइन के तनाजर में, तो अगर ये देते हैं तो परसों जाएं, बैठे कमेटी में बैठ के
सारा कुछ ही हो जाता है। जैसे रजा साहब ने फरमाया निकल आते हैं हल, कि ये क्यों नहीं निकलते हल, मुज़ाकरात के हल ही निकलते हैं हमेशा। आप दूसरे सेकंड वर्ल्ड वार देखिए, जब 1940 में लीग ऑफ नेशन बनी थी और उससे पहले मुज़ाकरात ही हुए थे ना, इस लेवल पे काम पहुंच गया था। लेकिन काम मुज़ाकरात सियासतदानों के सियासतदानों से होने हैं। अभी भी सेनेटर साहब जिद हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर हमारे साथ क्यों बैठना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी अमल नहीं करवा सकते। देखिए इनको पता है, सेनेटर साहब को, हुमायूं साहब को, उस दिन आज़म वज़ीर तारिक साहब ने, वज़ीर कानून साहब ने ये कहा था कि उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने एविडेंस भेजी उस पर उन्होंने करके कार्य कमेटी बनाई है सारी, इनको पता सारी बात का, उस पर हो रहा है काम। और मतलब चूंकि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के, लेकिन थोड़ा सा इंसान को अपना पास भी याद कर लीजिए ना। कभी ये ख्वाजा साद रफीक को नहीं आने देते थे, कभी राणा सनाउल्लाह खान साहब को नहीं आने देते, और बल्कि ये डेस्क में जाते थे कि हमने नहीं आने दिए उनको। तो ये मकाफती अमल, ताहिर साहब, इनमें और आप में फर्क ही नहीं रहेगा ना। इन पे एतराज करते थे हम, मिल के करते थे। अगर अब ये भी वही होगा तो फिर खालिद जिमीन से मैं तो एज ए पर्सनली, पर मुझे तो कोई इस पे आना चाहिए, उनको कोई ऐसी बात नहीं, क्या है वही ऑनरेबल सेनेटर, सही है, आना चाहिए। चलो जरा ब्रेक ले लेते हैं, मतलब एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए खालिद जिमीन साहब ये बात, ठीक है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सियासी मामला के साथ साथ जो 26वीं तरमीम का मामला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है और फिर वहाँ पे ख़तो किताबत चल रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ 26वीं तरमीम और पीका एक्ट पे भी कुछ ना कुछ बात हम ज़रूर करेंगे कि ये हर चंद साल के बाद इस कानून के अंदर तरमीम करके मज़ीद सख्तियाँ की जाती हैं और इसकी भी क्या वजूहत हैं। सेनेटर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, ये मामला मुझे अंदाज़ा है कि आप कुछ नोट्स वगैरह भी ले रहे थे कि रज़ा साहब या ताहिर साहब ने जो बात किया, कुछ कमेंट्स करेंगे। 26वीं तरमीम पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसमें फ्रीक बनी और पिटीशन आज फाइल हुई है PTI की जानिब से भी। उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट में अंदर तरमीम की गई हैं उसको भी जो है ख़त्म किया जाए। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हार्मनी होती है, बैलेंस होता है। जो डेमोक्रेसी है उसके जो हार्मनी है, ये बैलेंस है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में है। हमारे दोनों जो मेंबरान हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में इन्होंने इतने अलाप वो किए कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जो मर्जी एक्ट बना ले पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और हर एक को उसकी चीज करनी चाहिए। रूल्स ऑफ द सेनेट 84 वो बताते प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में और उसके बारे में कहता है 3 चीजें बताता है कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाए तो वो शख्स फेडरल की पास है, प्रोविंशियल के पास है या किसी और इदारे के पास है। उनके लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया शैल, और जब ये खत्म हो जाता है तो वो वापस उन्हीं जगहों पे जाके चले जाना चाहिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब से एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम एज अ चेयरमैन, नॉट एज अ पीपल्स पार्टी के वो, लेकिन एज अ चेयरमैन उन्होंने कहा कि होना चाहिए क्योंकि उनका एक बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री है। वो जब स्पीकर थे उस वक्त भी करते रहते थे और फिर खुद भी क्योंकि कैदोबंद की सोबत गुजारी उन्होंने वो किया। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने तो बॉयकॉट कर लिया लेकिन पीपल्स पार्टी नेवर सपोर्टेड हिम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो अभी सेनेट का जो सेशन हुआ है पिछला, जिसमें वो 6 दिन से वो नहीं आ रहे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरे दिन पीपल्स पार्टी वाले खड़े होके कहेंगे यार चेयरमैन ने ये किया है, हम लोग 73 का आइन बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो ये क्यों नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सही, वो कहते हैं ना, कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे, देखिए अगर आप 26वीं तरामीम को अगर आप खोल के देखें ना, उसमें आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना उसको खत्म कर दिया है। आप जैसे मर्जी इसको देखें, एक
इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये देखता है कि आपने उसमें जो बैलेंस है वो आपने हुकूमत के उसमें कर दिया। अच्छा, दलाइल हमें दिए जाते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, जो पार्लियामेंट वगैरह वो वही मेंबर करते हैं। देखिए बिल्कुल करते होंगे, जब आप उनके साथ मवाजना करते हैं ना अपना, तो उनके बड़े मॉरल वैल्यूज हैं वो लोग, मतलब उनका इसमें मेरा ख्याल है एक फर्क करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और बेंचों की तश्कील दो डिफरेंट चीजें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दोनों चीजें तो चलें ठीक है, आपको पार्लियामेंट अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं है। मैं जिस जज को अपॉइंट करूंगा उसी ने आगे जाके डिलीवर करना है ना। जब वो जज आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने के लिए उसने एप्लीकेशन दी हो, हाउ कैन ही बी अनबायस्ड व्हेन ही इज सिटिंग देयर? कैन ही बी? उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। इन तरह के लोगों को हम क्यों नहीं अवॉइड करते? अच्छा, फिर हम उसको देखिए, हम, मुझे पता है हर एक के दिल में यह होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हम? क्या ये मुल्क के लिए जरूरी नहीं है? हम लोग खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ हम सब लोगों का है। हम जो पॉलिटिकल एलीट है, जो आपकी एलीट क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो किसी इदारे के हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्यों ना हो, हम लोग खुद ही गलत काम करें और इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। गलत डिसीजंस हमारी जुडिशरीज ने लिए ना। सारे 1954 का डिसीजन ले ले, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का डिसीजन ले ले, बाकी सारे डिसीजंस ले ले। लोगों को ये क्या कह सकते हैं, उनको मार्शल लॉज को जस्टिफाई करने के डिसीजंस ले ले। ये हमारी जुडिशरी क्यों कर रही है? क्यों हम जब वक्त आता है हम एडहॉक जज लगा लेते हैं, वो 3-3 के फैसले को 4-3 में तब्दील कर देते हैं। कंप्रोमाइज जजेस होते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। रजा साहब, आपकी पार्टी ने आइन भी बनाया, फिर इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया अदालत के ज़रिए से, और 40 साल बाद कहा गया कि जी वो गलत था, लेकिन बदकिस्मती से उस गलती का अजाला नहीं किया गया। अगर गलती का अजाला तो ऐसे ही था कि जिन्होंने मारा था फिर उनको भी कहते कि जनाब ठीक है ये कौमी मुजरिम है, एटलीस्ट डिक्लेयर कर देते, वो भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसे लगता है जैसे गली मोहल्ले में बच्चे जो छीना छपटी कर रहे होते हैं ना, अगर हॉकी या गेम खेल रहे हैं, कोई हॉकी फुटबॉल विकटें आपस में छीन रहे हैं, तो बेंचों की तश्कील ऐसे हो रही है। और बहुत से जो किसी जमात के साथ वाबस्ता नहीं है वकील, वो कहते हैं कि शायद ये जो एग्जेक्टिव की इन्वॉल्वमेंट हुई है बेंचों की तश्कील में, उसकी वजह से है। अपॉइंटमेंट की हद तक तो शायद हो सकता है कि पार्लियामेंट का रोल ठीक है, लेकिन बेंच में किसने बैठना है किसने नहीं बैठना, ये नहीं होना चाहिए था बाहर से। खालिद भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। देखिए, एक तो आईनी तरमीम जब हो जाती है और पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर लेती है तो वो इन्फोर्स हो जाती है। उस वक्त तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद एक ऐसा फोरम है जहां उसमें जो है वो उसको देखा जा सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, उसको वापस पार्लियामेंट को भेजा जा सकता है अगर कोई ऐसी बुनियादी खिलाफ वर्जी हो जिससे आइन रोकता है। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात, मैं सुनता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मुतासिर हो गई है, तो मुझे बताया ना, इससे पहले हमारी जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट थी। नहीं थी। नहीं सर, हम क्या दुनिया के टॉप 10 जुडिशियल उसमें से आते थे? हम तो सबसे बॉटम पे थे। नहीं थी ना, लेकिन हमें आगे बढ़ने की बजाय कि हमें पीछे वापस जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। एक कोशिश हो रही है आगे बढ़ने की, और ये वो कोशिश है। हम तो, हमारी पार्टी तो, बिलावल भुट्टो साहब तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, उसकी तरफ जा रहे थे ना। इसी तरीके से कायद-ए-आज़म को उन्होंने कोट किया, जिन्ना साहब को कोट किया, दुरा पटेल साहब को कोट किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जो इस्लामाबाद में साइन हुआ सिविल सोसाइटी का, उसको कोट किया। सब कॉन्स्टिट्यूशनल कोड मांग रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बनाई। बिसाइड्स द पॉइंट, फिलहाल तो एक आर्टिकल इन वोग है ना, इन प्रैक्टिस से उस आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने फॉलो करना है जब तक कि आइन फैसला न करे। दूसरी बात है कि इस वक्त तक मुझे बताएं, हुमायूं साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी यहाँ बैठे हुए, अभी इनके लीडर जो बात करते हैं, ये जो मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के,
क्या इन सब पे इनको पूरा एतमाद है? ये तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नहीं आए हुए ना, ये तो अपॉइंटमेंट पहले क्यों हुई नहीं, और उससे पहले वाले भी पहले क्यों हुई नहीं? क्या इन तमाम 13 या कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 13 है शायद 15 है, क्या आपको 13 और 15 पे भरपूर एतमाद है कि नहीं? अगर आपको 13 या 15 पे भरपूर एतमाद है तो इन्हीं में से 6-7 बन रहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेंबरान। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हम एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में हम दो मुतजाद बातें कैसे कर सकते हैं। नहीं, इसमें रजा साहब एक बात में वजन जरूर है कि वो ये है कि फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव, मैं एग्जेक्टिव हूँ, चले आप नहीं है, मैं अगर एग्जेक्टिव हूँ और मेरा केस है और मैं ही बैठ के अगर तय करूं कि इसको किसने सुनना है, बेंच मैं खुद बनाऊं, तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं आता सर, क्योंकि फैसला उस जज, आप जज ठीक अपॉइंट करें ना, आप जजेस को जो इंक्लूड करें वहां पे अगर ये कह दिया जाए कि सीनियर मोस्ट 7, सीनियर मोस्ट 9, सीनियर मोस्ट 5 या सीनियर मोस्ट 11, तो उसमें कोई तफरीक नहीं होती, लेकिन कहे ना कि पिक एंड चूज करें, फिर वहां पे सवाल पैदा हो जाता है। मैं आपकी बात से, मैं आज से डिसएग्री नहीं कर रहा, ठीक है, ये आईनी तरमीम लेकर आ जाए, इसके हल मौजूद है, लेकिन इसका हल ये नहीं है। सही, आप ओवरऑल जो इस वक्त 6-7 ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं खालिद भाई, चले फर्ज करें जो 6-7 जजेस इस वक्त ऑनरेबल बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में, क्या वो उसका हिस्सा नहीं सुप्रीम कोर्ट का? क्या उनकी ऑनरेबिलिटी में कोई कमी है? क्या अगर कोई कमी है तो इसका मतलब है प्रोसेस से पहले भी ठीक नहीं था। मेरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल डिफरेंट है सर। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि फिलहाल जो जजेस बैठे हुए हैं ये वो नहीं है जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मुंतखब किया गया हो। ठीक है, You see my point? मैं देख रहा हूं। जाकर अगर आप समझते हैं कोई तरमीम, देखिए तरमीम जो है कोई, और उसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसको बदलना है, खराबी है, तो तरमीम के जरिए बदलें, जुडिशियल रिव्यू के जरिए नहीं। सही है ताहिर साहब, खलील ताहिर साहब, ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, इसकी कोई इस्लाह तो होनी चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो स्पिरिट होती है, उसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, ये आइन भी कहता है। बिल्कुल, किताब को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इसके एक आर्टिकल है 239 जो अभी रजा भाई फरमा रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी से आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है, नंबर 1 लोगों को। उसी का है आर्टिकल, उसका सब आर्टिकल 5 है, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court and on any ground whatsoever। ये इसी आइन को, जो 26 तरमीम है अभी आइन का हिस्सा है, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि अगर वो लिखा, उसमें शुरू इब्तदाइये में लिखा है कि कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। बाकी ये कहाँ पे लिखा है? और ये 26वीं आईनी तरमीम में जो अभी रजा साहब ने बड़ा अच्छा तज़किया एनालिसिस किया, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं 2 बंदों का नाम लेना चाहता हूँ बाय नेम। कामरान मुर्जा साहब सेंटर है हमारे साथ, और सलमान अकरम राजा साहब। इन दोनों से पूछ लें, किसी एक को, कामरान मुर्जा साहब से कर ले बात, क्या उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के साथ एक तरमीम शेयर नहीं की? क्या आमद डोगर साहब ने कमेटी में बैठ के नहीं कहा कि हमें इसमें कोई इतराज नहीं है? और हम लेकिन बानी से पूछ लें, अगर उनका राइट, अच्छी बात की आमद डोगर साहब ने, क्या ये कमेटी के मेंबर नहीं थे? देखिए ये आइन का हिस्सा है, अभी आइन जो है आइन सुप्रीम है, तो इसमें अगर अमेंडमेंट का जो रजा भाई ने फरमाया वो तरीका है कि ठीक है 27वीं तरमीम अगर 2/3 मेजॉरिटी से आती है तो कर ले। और दूसरा आपने की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, मुझे 1 मिनट, चूंकि मैं वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, क्या जिस साहब की आप बात फरमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि उन्होंने जो भी बनना था वो नहीं बन सके, और उसी केस को वो खुद सुन रहे हैं जो उस दिन लगा नहीं हुआ? और मेरे भाई हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मनीर मलिक साहब भी हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, उनको बना दिया अदालती मामन, और वो उनका चैम्बर एक है, और जो हमारे बड़े हैं अहमद खान साहब, वो एक ग्रुप है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? दिस इज द प्रैक्टिकल एविडेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल एतराज हुआ, और एहसन भोन और ख्वाजा हारिस को भी साथ लगा दिया। फिर देखें मेरी बात सुने, अगर एक केस ही आपके पास नहीं लगा, तलाक तब होगा जब निकाह होगा, यहाँ तो निकाह ही नहीं हुआ, तो तलाक कैसे हो रहा है? मैं इसी नुक्ते से शुरू करूंगा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं हम आईनी तरामीम और कुछ पी एक्ट पे भी बात करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ हैं। रज़ा हारून साहब पीएस पार्टी के हमारे साथ हैं। मायूम मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, लेकिन उनको इमरजेंसी में अभी जाना पड़ा। तो खलील ताहिर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे, कतई कलामी की माफ़ी भी चाहता हूँ, उस वक्त हमें ब्रेक लेनी थी। एक जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि इस पर इख्तियार है 2/3 से आप कर सकते हैं,
और एक कंडीशन का भी आपने तस्करा किया, ये बाय फोर्स या बाय ब्रूटल अगर कोई तरमीम की जाए उस पे फिर क्या होगा? बाय ब्रूटल, उसको एविडेंस कौन देगा, कौन साबित करेगा कि ये बाय ब्रूटल और बाय फोर्स हुआ है? बिल्कुल। क्या मौलाना फजल रहमान साहब के घर और इसमें जितना रोल बिलावल भुट्टो साहब ने अदा किया है, जो असल अमेंडमेंट थी वो तो आई नहीं, ये तो बाद में इन्होंने सबने मिलकर सारा कुछ किया। आप जिन दो सीनियर एडवोकेट्स के मैंने नाम लिए हैं, सुलेमान अकरम राजा साहब बहुत सीनियर हैं, और अपना दूसरा कामरान मुर्जा साहब, उनसे पूछे क्या ये दोनों लूप में नहीं थे क्या? बहुत सारी बातें लोग बताते नहीं है, सच कहने से कहते हैं कि नहीं, ये उन्हीं की तजवीज थी कि आप बेंच कर लें, आप कोर्ट ना करें। ये पीटीआई की तजवीज थी वैसे। सर अगर आप खाला जमीन साहब कल रख ले प्रोग्राम, परसों रख ले, और आप साथ ले ले कामरान मुर्जा साहब को या सलमान अकरम राजा साहब को, आई विल प्रूव इट एवरीथिंग। नहीं, मैं आपको इंडोर्स कर रहा हूं कि ये पीटीआई ने कहा था कि आप अलग कोर्ट ना बनाए, फेडरल कोर्ट, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें। मैं ये कह रहा हूं, ये आपके मौकफ की तायद होती है इससे? देखिए अमेंडमेंट 239 के तहत, आईने पाकिस्तान के तहत, और फिर ऑनरेबल जजेस साहबान का हलफ क्या होता है कि मैं इस आइन की हिफाजत करूंगा, इस आइन से इनहराफ नहीं करूंगा। क्या 26वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है? क्या इससे इनहराफ किया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेम्प्ट ऑफ केस कोई था, ये केस एक था अपना एफबीआर के खिलाफ एक फैसला आया था, कस्टम एक्ट की एक शेक खत्म की थी 221 सिंध हाई कोर्ट ने, सही, और उसमें ये केस लगा हुआ था। उस शेक के बारे में दीवान मोटर्स की तरफ से वकील थे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, तो वहां पे ये बात हुई थी, ये तो केस ही नहीं था इसके बारे में तो किसी किस्म का। और फिर कंटेम्प्ट अगर दी जाती है तो कंटेम्प्ट एक्ट क्या कहता है कि वो मामला होता है कंटेम्नर के और जो जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट हो रही है उन दोनों के दरमियान, उसमें 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। और अगर आपने वो नहीं, उसके तहत नहीं किया, 7 दिन का नोटिस नहीं दिया, तो मीनिंग देयर बैक कि आपने आज खुद नोटिस लिया, 26वीं तरमीम के पास आपके पास इख्तियार ही नहीं कि आप आज खुद नोटिस ले लें। सही हो गया। तो बातें सीधी जो। अच्छा, एक और चीज, 5 मिनट हमारे पास है। ये अब वो पीटीआई वाले तो चले गए क्योंकि इनके दौर में भी पीका तो बना था नून लीग के दौरे हुकूमत में, फिर इनके दौर में तरमीम आई थी, और मुझे याद है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई थी, और जब पीएफयूजे ने धरना दिया पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो उसमें दोनों की लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब भी, बिलावल साहब भी वहाँ पर आके बैठे रहे, एक से ज़्यादा बार वहाँ पर आए। अब आप दोनों की हुकूमत है और उसमें मजीद ऐड जो चीज़ें हो रही हैं, तो पीएफयूजे तो उससे ज़्यादा आज शदीद गुस्से में है और एहतजाज कर दिया कि जनाब ये तो, वो कल भट्ट साहब बैठे थे, कहते जी वो एक काला कानून था, अब काला शाह कानून आ गया। अब भट्ट साहब रात को मेरे साथ भी बैठे थे दूसरे टीवी पे, बात हमने की थी जो पीटीआई के दौर तक उन्होंने 10 साल सजा की थी, और दूसरे नंबर पे जिस लेवल पे हम चले गए हैं, जिस अखलाकी गिरावट और कसाफत ज़दा माहौल में कि लोगों की ख़वातीन की तस्वीरें, अगर कोई सहाफ़ी किसी के खिलाफ बात करे, कोई ख़तून सहाफ़ी, तो उसकी तस्वीरें, नेकेड तस्वीरें जाली बना के, जजेस की जाली तस्वीरें, इवन जनरल साहबान की तस्वीरें, घर की औरतों की तस्वीरें, इज़ इट ये। और दूसरा, जो आप जैसे लोग हैं सीनियर, आप पे तो ये कानून लागू ही नहीं होता। बात उस पर होगी जो को फेक न्यूज़ बाहर जाके बैठे हुए हैं और सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल जो कानून बना हुआ है पेश, कल हमने इसको सेनेट कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। कल भट्ट साहब भी उधर आएंगे, आपके दूसरे नुमाइंदे भी आएंगे, आप बेटर सेंस परवेल करेगी। अगर जहां जहां पे भी कोई एतराज कोजेंट होंगे उनको खत्म किया जाएगा, लेकिन ये है कि सबको एतमाद में लेके, लेकिन इस बात की हौसला अफजाई सर नहीं की जा सकती कि हम ये जो अपना, आप देखिए ना जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी देखते, क्या हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये देख सकते हैं कभी सोशल मीडिया? नहीं हो सकता। रजा साहब, एक सवाल जो है, नहीं हो कानून होना चाहिए बिल्कुल, और मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। देखें, ये कानून ही था जिसमें मिसयूज हुआ और कहा गया कि नवाज शरीफ ने त्यारा साजिश, वो जो अगवा करने की साजिश की, ये कानून ही था जिसको मिसयूज किया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। कानून में कोई हर्ज नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन, क़वायदो ज़वाबित, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब मिस यूज़ ऑफ पावर और जो आड़ लेकर फ़ायदा उठाने वाले हैं, हमेशा आपको भी नुकसान पहुंचाया, नून लीग को भी पहुंचाया, पीटीआई को भी आजकल पहुंचा रहे हैं, उसका कैसे अजाला होगा? भाई एक बात जरा पिछले टॉपिक से एक जुमला अदा करके आगे चला जाता हूँ कि पिछले हमने अदवार में देखा जुडिशरी में साकिब निसार साहब की जुडिशरी बेमी और उमर अता बंदियाल साहब मोहतरम जज साहबान की, कि एक मखसूस 5 जजेस का वो था जो हर बेंच में बैठता था। तो
इन लेटर एंड स्पिरिट अगर आईनी तरमीम नहीं भी होती तो प्रैक्टिस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी ना। आप देखें सारे मुकदमा जो अहम सियासी आईनी नौयत के होते थे वो 5 मखसूस जज साहिबान थे उन 2 अदवार में जो सुना करते थे। तो ये तो मैं एक मिसाल के तौर पर बात करना चाहता। अब आ जाते हैं इसकी टॉपिक की तरफ। देखें ये रेगुलेशन की जरूरत शायद नहीं पड़ती अगर हमारे जो प्रेस के इदारे हैं, हमारे प्रेस क्लब हैं या दीगर अंजुमने हैं, उन्होंने खुद कोई निजाम बना लिया होता है इतने अरसे में अकाउंटेबिलिटी का भी और चेक एंड बैलेंसेस का भी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन सका और ना कोई प्रपोजल मेरी कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि प्रपोजल सहाफती तंजीमों के जानिब से कोई कानून साजी के हवाले से प्रपोजल पार्लियामेंट में दिया गया है, लॉबी की गई हो कि हम भी ये समझते हैं कि इसकी रेगुलेशन एक्ट बनाना जरूरी है। तो ये हमारी तजावीज है, अगर दी गई होंगी तो माजरत चाहता हूँ एडवांस में। अभी भी जरूरत यह है कि तमाम दुनिया में, सारी दुनिया में खालिद भाई अब सख्त कवानीन आ रहे हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के सारी दुनिया में। सही। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो वो कानून है, क्या कहलाता है, हद तक इज्जत का जो कानून होता है वो बड़ा कमजोर है, उसकी एप्लीकेशन बहुत कमजोर है। वरना किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में बैठकर इस तरह की बातें जैसे हमारे सेनेटर साहब खलील भाई बता रहे थे किसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं माजरत चाहता हूँ रजा साहब, टाइम भी ख़त्म हो रहा है और यकीनी बात है रेगुलेशन होनी चाहिए, कायदे ज़ाबत होना चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए हमें जनरेशन की, ताकि इसकी नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब आपका और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।